आपको ये सिद्धांत पता है? ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिद्धांत आपको पता है तो इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो ये है कि आप साइन अगर 90 प्लस, 180 प्लस, 270 प्लस, 540 प्लस कुछ भी हो उसको निकाल सकते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि अगर हम इस वाले तरीके को याद करके अगर हम कहें कि साइन 270 प्लस थीटा, कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या तरीका होना चाहिए बिना रटे? इसको हमेशा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ASTC का क्या फ़ायदा क्या है, पहले इसको देखें अपन कि इसका फ़ायदा क्या है। ये तो बड़ा अच्छा है कि हमें पता है यहाँ साइन प्लस होगा, यहाँ टेन प्लस होगा, यहाँ कॉस प्लस होगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप साइन 270 प्लस लिख रहे हैं थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? यहां से लिया हमने 180 और ये थीटा, तो यहां पर क्या होगा? साइन माइनस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और चूंकि इस वाले में आ गया आप क्वाड्रेंट में, तो इसका क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस हमारे पास पहले से आ गया था, तो इसका कितना हुआ उत्तर? माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि हमें कुछ भी इसके अंदर रखने की आवश्यकता नहीं है। साइन कॉस के अंदर कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो हमारे को सरलता से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको स्लोप, जो बच्चे मेन गलती करते हैं, अब क्या IIT का जब मेन का एग्जाम हुआ था मेरे पास बहुत सारे बच्चे उसके बाद आए थे फिजिक्स वाले, कि हमारा पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। अगर हमने कोई सा भी एक रेखा ली, तो इसका स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होगा इसका स्लोप अगर ये एंगल थीटा है तो? टेन थीटा। और ये पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप? क्यों? क्यों? एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। इसका क्या सिद्धांत हुआ कि एक्स अगर बढ़े और फिर वाई भी बढ़े तो उसका पॉजिटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप का कोई एग्जांपल देख सकते हैं? यहां क्या हो रहा है? जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप हुआ। अब अगर हम एक चित्र ऐसा बनाएं, बताइए स्लोप इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव? सिद्धांत एक ही है, अब फिजिक्स में कुछ रटना तो है ही नहीं। अगर एक्स बढ़ रहा है उसके साथ अगर वाई बढ़ रहा है तो स्लोप होगा पॉजिटिव। इसमें देखो जरा, एक्स बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए यहां पर ये -2 था मान लीजिए, अब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ने का क्या मतलब हुआ? ये पहले -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो ऐसे में वाई बढ़ रहा है या घट रहा है? वाई बढ़ रहा है। वाई क्यों बढ़ रहा है? वाई तो ये है, वाई तो ये है ना।
तो इसका स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव। इसलिए कि बेसिक छोटी सी गलती होती है एग्जाम में। अभी तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन गलत होता है तब बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। तीसरा एक फिजिक्स के इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये लिखते हैं इसका परिमाप पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर 2 पाई आर, जबकि आर आपका, और ये पूरा कितना, ये पूरी दूरी जो है ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो रही है, कितने में, यानी कि 2 पाई में। डिस्टेंस कितना हुआ, किस चीज में, इतना डिस्टेंस कितने एंगल में कवर हो रहा है, 2 पाई में। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और पूरा चक्कर काटा, तो इसकी कोणीय गति क्या होगी। 2 पाई तो कोण है, ओमेगा तो सिंबल है, ओमेगा तो सिंबल है, ओमेगा अपने इसका मान लीजिए सिंबल ओमेगा में, ओमेगा का निकालना है, तो ये है कोणीय गति। ये बच्चों आपको बहुत फायदा देंगी, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये एकदम सारी चीजों को निकालने में सरलता होगी। इसकी कोणीय गति क्या होगी, 2 पाई आर, डिस्टेंस टोटल कवर किया कितने में, इसको क्या कहते हैं, इसको पूरे डिस्टेंस को कवर करता है तो कोई दोलन काल, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था दोलन काल, 9, 10 दोनों में पढ़ा हुआ है। अगर इसका टी अब बताइए ओमेगा क्या होगा, कितना एंगल निकला, 2 पाई एंगल कवर किया टी डिस्टेंस में, 2 पाई बाई टी। आई समझ बात, 2 पाई बाई, यानी कि हमें ये बहुत सरल से याद रखना, क्यों, ओमेगा का सारे जगह काम आएगा। आप जितनी भी अभी आप इक्वेशंस करेंगे तरंगों की, उसमें ओमेगा का कॉन्सेप्ट आएगा, और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ओमेगा का मतलब क्या है। वहां पे किताब में तो रटा मिल जाएगा आपको 2 पाई बाई टी, लेकिन 2 पाई बाई टी क्यों है, 2 पाई बाई टी इसलिए है कि किसी भी दोलन काल में वो कितना एंगल चल रहा है, 2 पाई, इसलिए हम इसको कहते हैं कोणीय गति। इसी को अगर हम आगे लें, आप तो वैसे मैथ्स के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार बताना चाहता हूं। ये तो आपको आता होगा कि अगर कोई भी एंगल थीटा दिया हुआ है, इसका अगर tan थीटा दिया हुआ है, अगर मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू है मान लीजिए, हो सकती है या नहीं, tan थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है ना, होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर tan थीटा की वैल्यू 4 है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, ये ट्रायंगल है जिसमें tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपको sin थीटा निकाल के दिखाना है। tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो sin थीटा कितना होगा, बहुत सिंपल चीज है,
लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आपके नंबर खो देती हैं। कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो हम इसको क्या लिखें हमेशा? इसका मतलब क्या हुआ? लंब अपॉन आधार, यानी इसका लंब हो गया 4, आधार है 1, तो ये कितना हो गया? तो साइन थीटा कितना हुआ? 4/√17। समझे कुछ? तो एग्जाम में क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि वहां पर आपको 1 लिखते नहीं, हम लोग भूल जाते हैं, तो हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ये 4 तो दे रखा है लेकिन अब 4 से हम कैसे निकालें साइन। तो हमेशा जब भी एग्जाम में या आप कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सिद्धांत याद रखें कि जब tan थीटा इज इक्वल टू केवल 4 लिखा हुआ है या sin थीटा इज इक्वल टू 4 या cos थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा है, उसके नीचे हमेशा 1 लगा लें। आपको 1 लगाते आपको पता जाएगा कि लंब अपॉन आधार, इसका मतलब लंब की और आधार का रेशियो 4:1 है, तो हमने मान लिया कि लंब कितना है? 4, आधार 1, तो आप ये निकाल ही सकते हैं फटाक से। समझ में आया? इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखो। और ये 12th के एंड में जो मैंने एग्जाम लिए बच्चों के, उनमें से भी बहुत बच्चों ने ये गलती की थी, इसलिए जो पिछले साल का आप लोगों ने देखा है उसके आधार पे बता रहा हूं ये बात, ठीक है? अब अगर हम एक छोटा सा सिद्धांत और देखें, हम अगर कहते हैं कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रेक्षण, किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन किसी भी दूसरी लाइन पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कहने का? मान लीजिए एक लाइन यहां पर है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि इस लाइन को अगर हम एक्स एक्सिस पे गिरा दें, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस पे गिरा दें, तो अगर हमारा ये आर था या ओ ए था, तो प्रोजेक्शन क्या होगा? जो इसको हम यहां गिराएं, हमने इसको लंबवत लाइन खींच दी इससे यहां से, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, अगर कुछ भी दिक्कत हो मुझे 10 बार पूछोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। प्रोजेक्शन होगा इसका आर कॉस थीटा, यानी कि हमें ये निकालनी है इसके ऊपर प्रोजेक्शन, यानी कि इस वाली रेखा को हम एक्स एक्सिस पर गिरा रहे हैं। क्या गिराया हमने इसको? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा से क्यों हुआ? कॉस थीटा क्या होता है? तो हमको कर्ण क्या है? कर्ण निकालना है, कर्ण इस पे गिरा रहे हैं, आधार पे ले आए, इसका मतलब आर कॉस थीटा ये वाला हिस्सा होगा। अगर इसके अंदर हम कॉस थीटा लिखें तो क्या होगा? आधार ओ बी अपॉन ए, ओ बी तो ओ बी क्या हुआ? ओ बी क्या हुआ? ओ ए कॉस थीटा। आपस में बात करने से अच्छा मुझसे पूछोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, क्यों एग्जाम में नंबर अपने को इंडिविजुअल लाने पड़ेंगे, कोई दूसरे की ना सहायता करेगा, ना वहाँ कोई मुस्कुराने वाला होगा, ना कोई आपको आपके लिए सिंपैथी करने वाला होगा। आप अगर फेल हुए तो कोई नहीं पूछने वाला। इंडिविजुअल, हर आदमी को, हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल कैरियर बनाना है। ये मत सोचो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, आपको अपना देखना है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है। और आपको मैं एक बात अच्छी बता देता हूँ कि जिस तरह से मैंने तो हमेशा हिंदी स्कूल में पढ़ा है, महावीर दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद
सारा कुछ मैंने ज़िंदगी में अपना अचीव किया है, और मैं जब अचीव कर सकता हूँ तो आप सब लोग अचीव कर सकते हैं। और यही सोच के हम लोगों ने इस क्लासेस को स्टार्ट किया था। ये मन में हमेशा बात रखना, ये मत सोचना कि हम ज़बरदस्ती यहाँ बैठे हुए, आप लोग कुछ करके दिखाना है। ये नहीं कि आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आप में कोई कमी है, दिमाग सेम है सब में। फ़र्क इतना है कि आप 70,000 1 लाख रुपए कोचिंग में खर्च नहीं कर सकते। उसी के लिए सरकार ने ये योजना चलाई कि आपको एक यहीं बैठे हुए अच्छे से अच्छा जो भी आपको जानना चाहते हैं उसको मिले। पूरे प्रश्न पूछिए, कोई भी बिंदु हल्का सा भी लगे आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी भी टीचर से, उसको रोक दीजिए बीच में, उसको समझिए, तब इसका असली फायदा है आपको। बिल्कुल बंधन माने बिना मत पूछना, और इसको दोस्ती करनी है, फिजिक्स से आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका प्रोजेक्शन, लाइन ओ ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, क्या हुआ, ओ ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ओ ए कॉस थीटा हुआ। यानी कोई भी लाइन है अगर उसका एक्स एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो ओ ए कॉस थीटा, हमेशा ये करेंगे, हमेशा ये सिद्धांत याद रखना है। अब मुझे बताओ कि अगर इसी लाइन का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालें तो क्या होगा, है ना, सिंपल है, क्योंकि यहां पे भी अपन ने क्या किया, क्यों हुआ आर साइन थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ। अपन ने प्रोजेक्शन का क्या सिद्धांत सीखा है, इसको अब इस लाइन पे गिराएंगे, ओ ए को इस लाइन पे गिराएंगे तो क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा, यही तो सीखा है ना अपन ने। तो यहां पे क्या होगा, क्यों होगा, ओ ए कॉस 90 माइनस थीटा। यह है सिद्धांत की मेन इंपॉर्टेंट बात, साइन थीटा रटने की जरूरत नहीं है। हमने अभी क्या सिद्धांत सीखा है कि किसी भी लाइन का किसी पर अगर हम प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसको उस लाइन पर गिराना है, ठीक है। इसको हम इस लाइन पे गिरा रहे हैं, तो यहां का ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कैसे गिराएंगे, ओ ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहां पे लिख देंगे इसको ओ ए साइन थीटा, इसलिए ये ओ ए साइन थीटा होता है। अगर आप इस सिद्धांत को याद नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे जब करा तो कॉस थीटा किया, और जब इस वाली लाइन पे किया तो ओ ए साइन थीटा किया, ऐसा क्यों। तो जो भी क्यों होते हैं उनके आंसर हमको पता होने चाहिए। समझ में आई बात, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब ये सारे जो भी 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर जो 45 क्वेश्चंस आते हैं, उस 45 क्वेश्चन में से इन 5 चैप्टर में से कम 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आपके, मॉडर्न फिजिक्स भी सारी इसके संबंध में है। अगला सिद्धांत इसका, ये सब लिख लेना बेटा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा आखिर में। अब एक बात मुझे बताइए, जब आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th की, 10th में, 9th में, तो आपको एक सिद्धांत बताया गया होगा कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ अणु ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, क्या लगाते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह होते हैं। ये सिखाया ना आपको, ये बिल्कुल गलत है। आज ये पहला सिद्धांत इसको अपने मन में बैठा लो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी अगर इस सिद्धांत को पढ़ा है, और सब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और हर टीचर बताते हैं ये उदाहरण देके कि जैसे सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं वैसे ही नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये सिद्धांत गलत है, इसको अपन को पहले दिन ही जानना चाहिए। ये सिद्धांत गलत, ये बोर की थ्योरी थी जब था ये सिद्धांत, बट अब ये सिद्धांत नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से सर्किल में नहीं घूम रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर क्या रहते हैं, कहां रहते हैं, अपने अपने घरों में। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में 4 कमरे होते हैं, एक जन ड्राइंग रूम में रह रहा है, हमारे घर में एक बाथरूम है, एक बेडरूम है, एक पूजा का कमरा है।
तो मैं उसमें किसी भी कमरे में जाके थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। पूजा करने जाता हूँ तो पूजा वाले कमरे में बैठता हूँ, सोना है तो मैं सोने वाले में, पढ़ने वाले कमरे में पढ़ने वाले में जाता हूँ, लेकिन मैं उसी घर में रहता हूँ। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक अपना घर बनाकर रहते हैं। उस घर में तो कहीं भी घूम सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो गोल में घूमे। मैं ड्राइंग रूम से सीधे किचन में भी जा सकता हूँ खाना मांगने के लिए, मैं ड्राइंग रूम से बेडरूम में भी जा सकता हूँ सोने के लिए, टीवी देखने के लिए। इसलिए किसी को भी नहीं पता है आज तक कि उस घर के अंदर, जो कि सर्किल के अलावा जो घर है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। केवल जितनी भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, या पहले दिन बताना चाह रहा हूं, नहीं तो हम हमेशा मन में बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, केवल हम ये पता लगा सकते हैं कि 95 केवल 95% संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा होगा। अब शाम को आप मेरे घर आओगे, आपको पता होगा ये ड्राइंग रूम में बैठा मिल सकता है, इंतजार कर रहा है मुझसे मिलने के लिए। और रात को अगर 1 बजे आओगे तो आपको पक्का पता होगा कि ये बेडरूम में होगा। हो सकता है 4-5% चांस हो कि मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं और उसके बाद लेट आया हूं, तो उस कमरे में नहीं मिलूंगा। इसका मतलब केवल 95% संभावना ही हम व्यक्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में, किसी भी रूप में नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। ये तो बताऊंगा मैं अभी, ये सिद्धांत बताऊंगा। पहले ही मन में बैठ जाए कि क्या इसका सिद्धांत है और वो क्यों गलत है, क्यों हम कह रहे हैं कि इस सर्किल में नहीं लगाता। और ये इसका जो मूल रूप से किससे से निकला बच्चों, सबसे पहले जब बोर था, बोर के समय में वेव थ्योरी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। जब बोर के बाद धीरे धीरे चलते चले गए, हेजनबर्ग आया, हेजनबर्ग का सिद्धांत निकला। उसने कहा कि हमें पता ही नहीं लग सकता कोई भी चीज कब कैसे होगी, कहा था ना उसने। उसी सिद्धांत की पालना जब करके हमने देखा, क्योंकि जब बोर की थ्योरी लगाते थे तो हमको जब इलेक्ट्रॉन, हम सोचते थे कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गिर रहा है तो इसका मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। यही सोचते थे हम लोग कि एक कक्षा से दूसरे में आया तो इतनी एनर्जी निकल गई, और वो एनर्जी बाहर टेम्परेचर बढ़ाती थी। लेकिन फिर लोगों ने ये देखा कि अगर ऐसा हम सिद्धांत करते रहें तो सारे जो इलेक्ट्रॉन उस पूरी कक्षा में घूम रहे हैं, अगर वो सारे के सारे नाभिक में गिर जाए तो फिर क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होगा तो उसका एटॉम का जो स्ट्रक्चर है परमाणु का, वही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लोगों ने सोचा कि इसका मतलब कोई ना कोई सिद्धांत दूसरा लग रहा है इसके अंदर। फिर उन्होंने ये पता लगाया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये नाभिक है आपका, तो इसके चारों तरफ ये कहीं भी हो सकता है। और ये जो आपका वृत्त दिख रहा है क्या है? ये आपका किसी भी प्रकार में वो नहीं है जिसके अंदर ये चारों तरफ घूम रहा है। ये क्या दिखाता है ये सर्किल? ऊर्जा स्तर। अब इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेगा या यहां पे मिलेगा या यहां पे मिलेगा। इसको और भी अच्छी तरह समझने के लिए इसको यहां देखो कि ये इस तरह का सिद्धांत होता है कि यहां पर एक घर बना हुआ है, फिर यहां 2 घर बने हुए हैं। आपको याद है 1s, इन घरों में रहते हैं ये। और जैसे हम लोग को एक सिद्धांत और सिखाया था, उस सिद्धांत को आज बिल्कुल आपके मन से निकालना चाहता हूं। आपको एक सिद्धांत ये भी बताया गया था कि जब 2 परमाणु बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो इधर जा सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। ये सिद्धांत सिखाया था ना आपको, सिखाया था सिद्धांत। ये 10th तक यही सिद्धांत पढ़ाते हैं टीचर्स। ये गलत है, क्योंकि वो घूम ही नहीं रहा चारों तरफ। वो तो क्या कर सकता है, मान लीजिए उसने एक घर बनाया, मैंने एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर बनाया, और नाभिक के चारों तरफ मेरा घर ऐसा है, ठीक है, मैं तो इसी घर में रह रहा हूं। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन हूं, मैं कहीं भी मिल सकता हूं आपको। ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन की दूसरी जगह दिखाई जा रही है। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो जगह जगह कहीं भी जा सकता है, वो घूम नहीं रहा चारों तरफ, वो इस वाले घर में बैठा है। अब दूसरे वाले परमाणु से कैसे बॉन्ड बनाएगा? अब दूसरा एक ऐसा ही परमाणु होगा, मान लो जिसका ये नाभिक है और उसका ये घर है, तो ये जो कॉमन जगह है, इस कॉमन जगह में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा इसका और एक इसका, तब उनका बॉन्ड बनेगा। तब जाके वो आपका घनत्व तो फर्क होगा, चाहे तो वो ठोस बन जाएगा, चाहे वो तरल बन जाएगा, चाहे वो गैस बन जाएगा। तो ये सिद्धांत अपने मन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसको मन में हमेशा बच्चा वही सोचता रहता है घूमते वाली चीज को, तो उसके मन में एक जो प्रोजेक्शन बना हुआ है, उसके बाद सारी चीजें गलत होती हैं। ठीक है। और लास्ट सिद्धांत जो कि फिजिक्स के इन चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको सरल पड़ेगा। हम ये कहते हैं, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ए कॉस, क्या लिखें, थीटा लिखें, कुछ भी लिख दो। इसका कैसा कर्व बनेगा? निकालो, कैसे निकालोगे इसको, कैसा कर्व बनेगा, कैसे निकालेंगे? बहुत सीधा, जो आप लोगों ने ग्राफ सीखा है 10th और 11th क्लास में। क्या सीखा है? आपकी x की वैल्यू, यानी कि इधर की अगर थीटा की वैल्यू चेंज करते चले जाएं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बनाओ, सोचो, देखो क्या आ रहा है, किस तरह का कर्व आ रहा है। क्या बोले बेटा? बनाया, दिखाओ। ठीक है, चलो बैठो। इसको आना बहुत जरूरी है, और इसको बनाने के लिए हमेशा एक चीज हमेशा मन में याद रखो, जो अभी अपन ने पढ़ा है, कि जब ये ए है और जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो अपने को ये देखना है कि t इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 समय पर, अपन 4 भाग के बांट के चलते ना समय को, t/4 ऐसे करते चल जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हम केवल इसका कर्व देखना चाहते हैं, तो अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, तो y क्या होगा? a मान लीजिए आपका ये है। ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लीजिए, तो y क्या होगा? cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2, यानी कि 0.707, 1 अपॉन कितना होगा बताओ? 1/√2, ये तो वैसे ही याद होना चाहिए। 1/√2 निकाल के देखो जल्दी से कितना आ रहा है, निकालो निकालो। 1/√2, √2 क्या होता है? 1.414, ठीक है ना, 1/1.414। अब कितना होगा देखो जरा, आया ना 0.707। बेसिकली इसका होता है
0.707। तो हमारा यहाँ y क्या होगा 0.7a। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताना। तो इसको हम यहाँ कहें कि अगर ये दूरी हमारी 45 डिग्री पे आ रही है, दूरी 45 डिग्री पे इतनी दूरी पार कर ली उसने, तो यहाँ पर कितना होगा 0.707, यानी इससे थोड़ा कम। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखे देखो, ठीक है। अब आ जाइए 90 के बाद कितना होगा 135। 135 पे कितना होगा निकाल के बताओ उस तरीके से। कॉस 135, तो उसको हमेशा हमेशा कोशिश क्या करनी है हमको 90 में बदलना है या 180 में, दोनों में से कुछ भी बदल लीजिए, फिर देखो आपको एकदम निकल के आएगा। कितना हुआ -1/√2, यानी कि -0.7। वो 0.7 नहीं लिख रहा हूँ, केवल 0.07 लिख, ठीक है। और अब 180 -1। किसी को दिक्कत आ रही है बच्चे, आपको परेशानी आ रही है कुछ, कैसे निकल रहा है? नहीं, आराम से पूछो, कोई किसी से डरना नहीं, कोई आपकी मदद करने नहीं वाला। भविष्य में आप जब अगर नंबर कमाएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, सब अपने अपने कॉलेजों में चले जाएंगे। जिसको भी नहीं आ रहा है उसको पूछना चाहिए कि अब इसको हम जब 135 पे पहुंचे तो कैसे निकाला, ये कैसे आया हमारे पास -0.07। बताओ बेटे, आपको आप करके देखो, क्यों कैसे होगा बताओ, खड़े होकर बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले दिन बताता हूँ, जिस दिन हमने पहले दिन शुरू किया था, एक डूमकरपुर की बच्ची थी, उससे हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा, तो उसने कहा कि मैं नहीं पूछ सकती। मैंने उसको खूब जोर दिया, जब उसने पूछा उसको दोबारा, तो दोनों हाथ उसने अपने मुंह पे रख रखे थे, ठीक है। उसका नाम है शिप्रा, उसका उस साल IIT में सिलेक्शन हुआ था। इसलिए बिल्कुल ये मान के चलो कि अपने को कुछ भी नहीं आ रहा पूछो, क्योंकि हमको कोई एग्जाम में नहीं सहायता करने वाला, और अभी हम नहीं पूछेंगे तो कौन कहाँ बताएंगे आपको, कौन बताएगा। ठीक है बच्चे, अब बताओ इसको कैसे किया। अगर हम देखें एक बच्चे को भी नहीं आता है तो सबको शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के लिए भी हमको करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जिसको आता है उसको और अच्छा बताएं, उसके साथ साथ जिसको नहीं आता है उसको भी आना चाहिए। अब हमने कहा कॉस 135, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस तो क्या हुआ माइनस साइन 45। माइनस क्यों हुआ बेटा, समझे क्यों हो रहा है 90? देखो यार, हम लोगों ने जब देखा था किस में आ रहा है कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बेटा यहाँ पे कहाँ एंगल बनेगा, इस जगह, और इसके अंदर केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और चूंकि 90 के साथ जोड़ रहे हैं इसलिए उसका साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस ये एंगल, तो यहाँ पे इसका मान आएगा माइनस में, तो माइनस साइन 45। तो माइनस साइन 45 कितना हुआ -1/√2, तो -1/,
ठीक है, किसी बच्चे को कोई इसमें शक तो नहीं है, मन में कोई डाउट हो तो बता देना। तो ये 0.7 आया। अब नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, 180 पे कितना बताया आप लोगों ने, -1। तो इसका कर्व कैसे बन रहा है, अब इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। ये अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है, किसी बच्चे को नहीं आया तो पूछ लेना अभी भी। हाँ बोलो बेटा। जाएगा ना, अभी तो जाएगा। अभी तो यहाँ पे कितना आया, 180 डिग्री पे कितना आएगा, -1। तो -a आया ना बेटा, ये यहाँ तो -0.7a था। अगर आप आगे कर्व को बढ़ाते जाएंगे तो यूँ फिर यूँ जाके फिर यूँ जाएगा, इसको आगे करते चले जाइए। 360 तक पहुँचना है ना आपको, अभी 180 पहुँचे, फिर 180 में 45 जोड़ो, 225, फिर उसे 45 जोड़ो, जब जाके आपका 360 पूरा होगा तो आपका कर्व किस शेप में आ जाएगा, ठीक है। पूरा 360 तक पहुंचना है अपने को। ये तो अपन ने करके देखा है कि हम किसी भी कर्व को कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व को कैसे निकाल सकते हैं हम। अब इसको थोड़ा सा हम मोड़ देते हैं। अगर हम यहां पे कहें कि y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, अब हम करना चाह रहे हैं इसको cos इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा अपने को पता है, ओमेगा क्या है, और t क्या क्या हो सकता है, t हम ये ले सकते हैं t/4, 0 तो ले ही सकते हैं, अब बताओ कि ये जो समय है, ये समय अगर दोलन काल का 1/4 हो, दोलन काल का 1/4 हो, तो y की वैल्यू क्या होगी। यानी कि सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सरल सी चीजें एकदम निकालोगे आप लोग। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि t इज इक्वल टू दोलन काल का 1/4 हो, तो हमको निकालना है y की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे रखेंगे, बच्चे तुम भी देख लेना, किसी को भी कोई भी शक हो तो वहीं रोकना एकदम। अगर हम यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा क्या होता है, और ये हमने क्या कहा, t इज इक्वल टू t/4, a cos π/2, cos 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चे। यानी कि t/4 है, अगर दोलनकाल का 1/4 है, इतना समय अगर बीत गया है उसको पार्टिकल को आगे चलते हुए, गोल चक्कर में चलते हुए, यानी कि अगर जब पार्टिकल चलना शुरू हुआ, हमेशा ये याद रख लेना चाहिए, इससे बहुत सरल हो जाता है, तो उसने 1/4 भाग, 1/4 कौन सा भाग होगा, कितना था, π/2 आ गया 90। ये इसलिए ये सब चीज रिलेटेड है। अगर आपको ये याद आएंगे कुछ रटना नहीं पड़ेगा, इतनी आपको बाद में लगेगा अरे इक्वेशंस इतनी सरल थी हैं। ये बात समझ में आई। अब अगर 0 पे निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी,
अगर हमारा t इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, a। इसका मतलब कर्व क्या बन रहा है, ये वाला, यानी यहां तो हमारा आया a, और ये t/4 पे कितना आया, यानी कि ये t/4 था। ये बच्चे ने प्रश्न पूछा था ना, पूरा क्यों नहीं बन रहा था, ये हमारा केवल t/4 यहां पहुंचे थे, यहां पहुंचे हम t/2, फिर इसको आगे चलेंगे 3t/4, और t पे क्या बनेगा, ठीक है। ये हुआ एक पूरा। इसमें किसी को भी थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आई तो बता देना, बेहिचक बताइए, क्योंकि अभी मैं दूसरा करूंगा आपके सामने, दूसरा पूछूंगा, उसको वो सही बताना चाहिए। फिर किसी को नहीं आया तो मुझसे पूछ ले अभी, क्योंकि 5 चैप्टर्स का ये बेस है सारा जो बता रहा हूं मैं आपको, 5 चैप्टर इस पे आधारित हैं सारे, इतनी सरल चीज पर। अब हम ये करके देखते हैं, अब मान लीजिए आपका है और t को अपने को मान निकालना है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। जब t इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारा y क्या हो गया, y इज इक्वल टू a साइन 0, ठीक है। तो कितना हो गया, इसका हम अगर हम ग्राफ में शुरू करें इसको बनाना तो इसका मतलब पहले पार्टिकल कहाँ है, t इज इक्वल टू 0 पर आपका y इज इक्वल टू, हाँ बेटा बताओ, कुछ कंफ्यूजन हुआ, अब निकाल के बताओ जरा, t इज इक्वल टू 3t/4 पर क्या होगा, या पहले एक एक क्रम में चलते चलो, पहले t/4 पे निकालो। सब बच्चों को पता चले, एक बार इसको देख लेते हैं कैसे हुआ। t इज इक्वल टू हमने रखा t/4, t/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, तो पता ही अपने को 2π/t है, घूर्णीय गति, 2π एंगल चलता है एक दोलन काल में। एक दोलन काल का मतलब, दोबारा इसको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ मन में बैठ जाए बिल्कुल चीज। एक दोलन काल का मतलब है पॉइंट यहां से चला और पूरा चक्कर काट लिया, यहां से चला तो दोबारा आके कंप्लीट पूरा कर लिया, यहाँ पे ये एक दोलन काल हुआ। यहां से चला तो ये पूरा चलने के बाद इस जगह पहुंच गया तो पूरा एक दोलन काल हुआ। दोलन काल का मतलब ये नहीं कि यहां से स्टार्ट होगा, वो जिस जगह से भी स्टार्ट हो वो वापस वहीं पे पहुंच जाए, उसको एक दोलन काल कहते हैं पूरा। तो यानी कि हम एक दोलन काल में 2π एंगल को कवर कर लेते हैं। तो 2π एंगल कवर हुआ t में, इससे घूर्णीय गति कितनी हुई, 2π/t, ठीक है। आपको बच्चे समझ में आ रहा है आपको बेटा। तो अब इसको हम देखें तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, अब t इज इक्वल टू t/4, सिंपल यहां रख दो,
और साइन 90 होता है 1, तो ए हो गया। यानी कि t/4 पे कितना है, ठीक है। एक t/2 और निकाल लीजिए, जिससे कि t/2 का पता जाएगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि अगर हमें फंक्शन पता है तो हम कोई भी कर्व निकाल सकते हैं, एक बात। दूसरा बात, हमको कर्व देख के पता चल जाना चाहिए कि ये साइन कर्व है या कॉस कर्व है ना। साइन में मतलब इसको स्टार्ट होगा 0 से, और जब कॉस वाला कर्व था तो ए से। ये मन में बिल्कुल पक्का बैठा होना चाहिए, इससे कि आगे क्वेश्चन करने में बहुत सरलता रहे। आप ढूंढते नहीं फिरो कि ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक क्या होगा, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, अपने पता रहना चाहिए। साइन कर्व है क्योंकि हमको पता है साइन 0 है, साइन 0 इसका मतलब 0 होगा। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दूर से आप देख के कह सकते हो कि ये हमारा साइन कर्व है। और जैसे ही अगर उसका आपको दिखा कि आयाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, कॉस कर्व है। तो ये अगर पता जाता है आपको तो पहले तीनों चैप्टर में केवल यही है कि अगर t इजिकल टू t/2 है तो क्या होगा, t इजिकल t/4 है तो क्या होगा, केवल यही। अगर ये पता हो तो पूरे पूरे क्वेश्चंस बहुत सरलता से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन इसको, ये तो बेसिक सिद्धांत जो मैं सोच रहा था जो कि आवश्यक हैं अपने को इन चैप्टर को करने के लिए, और जैसे जैसे साथ में आते जाएंगे अपन उसको स्टार्ट करते जाएंगे। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दोलन, ठीक है। केवल कोई बात नहीं, दोलन का इंट्रोडक्शन ले लो, जिससे कि कल जब दोलन करें तो हमको पता रहे कि दोलन का चैप्टर क्या है। फिर आपको सडनली लगेगा कि इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, ये इतने सरल कैसे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखे आपने पेपर में, दोलन में से जो क्वेश्चन आए, मतलब वो इतने सरल क्वेश्चन थे कि अगर बच्चे को बेसिक ये चीज़ पता हो तो आप उसको 1.5-2 मिनट में कर सकते थे चारों क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आए थे इस दोलन से, 4 क्वेश्चन आईआईटी के अंदर। और ये चैप्टर इतना सरल है, आपको लगेगा कि ये चैप्टर अभी पढ़ना शुरू किया था तो कैसे ख़त्म सही हो गया, इसमें है ही क्या, इतना सरल है। लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना है अपने को। खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, ऐसा केवल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। अब जो भी थ्योरी आएगी उसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, 3 4 5 न्यूमेरिकल्स करते करते चलेंगे साथ, क्योंकि वहाँ तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे सारे इस चैप्टर पे तो कम से कम, ठीक है। बस दोलन का एक प्राथमिक सिद्धांत बताऊंगा केवल आपको। जब हम दोलन के बारे में सोचते हैं तो हमको, जब भी हम आंख बंद करके सोचें दोलन के बारे में, तो हमको क्या नजर आना चाहिए, पेंडुलम, ठीक है ना। जब भी हम दोलन काल या दोलन की कोई भी बात करें तो हमें हमेशा पेंडुलम याद आ जाना चाहिए। तो पेंडुलम में बेटा क्या होता है, अगर ये पेंडुलम है और इसको हमने ले जाकर यहां पर छोड़ा तो क्या होगा, क्यों करेगा, यहीं पे क्यों नहीं, हमने अगर इसको हम ले जाके यहाँ छोड़ा, यहीं रुक जाना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं रुकता। माध्य स्थिति में क्यों आने का क्यों कोशिश करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके m इसका वेट है तो यहाँ पे कितना हुआ mg, और इसका कंपोनेंट होगा, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये थीटा है तो ये तो होगा mg cos थीटा, वो mg sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बल लग रहा है इसके भार के कारण, इसके भार के कारण जो बल लग रहा है
वो इसको इधर खींच रहा है। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो धीरे धीरे करते करते अपने आप रुक जाता है? ऐसा क्यों? आपने यहाँ से छोड़ा और फिर वो धीरे धीरे होके 4-5 मिनट बाद बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? अवमंदन। कौन से? जैसे अब अगर हमने केवल यहाँ पे लटकाया, यहाँ कौन से अवमंदन बल हैं? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लटकाया इसको अपन ने करा, इसे मान लीजिए नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई चीज़। अगर मान लीजिए हमने इसको किया यहाँ से, तो क्या ऐसी चीज़ हुई जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है? यहाँ तो इसका क्योंकि बाहर ही ऐसा था, इस यहाँ जा ही नहीं सका ये। अगर वो दोलन कर रहा था, पहले करेगा, फिर करते 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 फिर बिल्कुल रुक जाएगा हवा में। क्यों रुक जाएगा? यहाँ तो कौन सा बल लग रहा है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा बल है जो इसको रोक रहा है? कौन सा बल है इसको रोक रहा है? कोई बच्चा सोच के बताए कि इसको कि कौन सा ऐसा बल होता है जो कि पेंडुलम को अल्टीमेटली रोक देता है? हाँ, प्रत्यानयन बल तो है। कहाँ पर लग रहा है बताओ ना, कौन सा प्रत्यानयन बल किस चीज़ का है? अगर हवा में मैंने एक पेंडुलम को लटका के इधर सरकाया तो वो थोड़ी देर तक तो करेगा, पेंडुलम में दोलन करेगा, लेकिन फिर रुक जाएगा और प्रत्यानयन बल लगेगा। तो प्रत्यानयन बल कौन सा होगा यहाँ पर? किस चीज़ का होगा? भार के कारण। तो वो चल रहा है और सेंटर में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुक क्यों रहा है? और ये सब सेंटर में आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से दोबारा कैसे धक्का लग के ऊपर जाता है? नहीं, ये बताओ कि जब ये यहाँ पे था तो यहाँ आ गया, यहीं आना चाहता है ना वो, तो यहाँ आके रुक जाना चाहिए, तो आगे क्यों जाता है? यहाँ से यहाँ क्यों जाता है? सोचो इसको। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना, ये तो आपने लास्ट चैप्टर था ना आपका पिछली बार क्लास का, ये तो अभी ताज़ा होना चाहिए बिल्कुल। ये आपका पेंडुलम ये यहीं आना चाह रहा है यहाँ पे, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये इसके बाद यहाँ क्यों जा रहा है? अगर आना चाह रहा था तो यहीं रुक जाता। हाँ बोलो बोलो, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्यों होती है और स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? V इजिकल टू क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ क्या होता है V? इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है? ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो यहाँ पर इसकी स्थितिक ऊर्जा थी वो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल गई। ये जो गतिज ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त हुई, इसको अब इसको खत्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होती, वो किसी ना किसी चीज में फिर कन्वर्ट होगी। अगर आपने यहाँ से स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है इसके पास, तो ये गति करना चाहेगा, तो ये गतिज ऊर्जा जो है इसको आगे ले जाएगी, गतिज ऊर्जा आगे ले जाएगी। और वो गतिज ऊर्जा जो इसकी यहाँ पर थी, जैसे ही वो यहाँ पर स्थितिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो वहां जाके रुक जाएगा, बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए रुकेगा और उसके बाद वापस इधर आएगा। इस बीच में क्या हो रहा है? इस बीच में जो हवा है, केवल हवा, वो है केवल प्रतिरोध करने वाले, केवल हवा। हाँ हाँ बेटा बताओ। हेलो सर, वो पांच चैप्टर वापस बताना है। क्या बेटा, क्या बोले? क्या बच्चे, बोलो बोलो। 5 चैप्टर है ना सर, आपने बताया तो जो इस अच्छा, 5 चैप्टर कौन कौन से आधारित हैं? तो वो 5 चैप्टर, सबसे पहले तो दोलन, पहला तो दोलन है, देन तरंग, यस सर, देन प्रकाशीय तरंग, देन EM वेव, यस सर, और पांचवा ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि केवल जो अब अपन पढ़ने जाएंगे दोलन और तरंग वाला, उस पर आधारित है।
समझे बच्चे? ओके थैंक यू और इसको और Okay, किसी thank को you, कुछ sir. प्रश्न पूछना है इस बारे में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोलन का अगर ये हमारे मन में हमेशा बसा रहे कि कोई भी अगर हम चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारे मन में ये चित्र आ जाना चाहिए कि आखिर में ये स्थितिक ऊर्जा पे था, यहाँ पर जब छोड़ा हमने, यहाँ स्थितिक ऊर्जा पे ना पकड़ के वहाँ तक लेकर इसको छोड़ा, वो स्थितिक ऊर्जा वहाँ तक पहुँचने में गतिज ऊर्जा में बदली। वो किसके कारण हुआ? हमारा जो फोर्स का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था उसके ऊपर। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये स्थितिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। और ये जो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अब केवल गतिज ऊर्जा में रह नहीं सकती, गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसी में, तो ये गतिज ऊर्जा इसको आगे धकेलती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ आया और ये यहाँ आया, ये एक दोलन कहलाता है। समझे बात कि दोलन क्या होता है ये? और इसको अगर हम सर्किल में कन्वर्ट करके देखें तो कैसा दिखेगा? कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम? जहां की उसका अधिकतम विस्थापन है। अधिकतम विस्थापन अगर मान लीजिए हम ये इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं, विस्थापन वाई से ही निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये यहां पर अधिकतम है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको यहां पे ले जाके यहां से छोड़ा है, यानी कि इसको यहां पर छोड़ा है। अब ये यहां पर चला, इस जगह आ गया, ठीक है। इसका मतलब कहां पहुंचा? यहां पर। इन दोनों का एक जोड़ जो है, एक दूसरे का संबंध देख लो अच्छी तरीके से। फिर ये यहां से यहां चला, यानी कि दोबारा इसका अधिकतम विस्थापन होगा, यानी कि उसके आयाम क्या बराबर होगा? अधिकतम विस्थापन क्या होता है? आयाम। तो इसका मतलब जब अधिकतम आयाम होगा कहां पर? यहां पर। ये फिर यहां से वापस चला तो इसका आयाम 0 हो जाएगा, इस जगह आके विस्थापन 0 हो जाएगा, विस्थापन एक्स एक्सिस से 0 हो जाएगा। यहां आ गया, ये एक्स एक्सिस से 0 हो जाता ना, अगर यहां होता तो ये होता, ये 0 है, इसका मतलब इसके ऊपर है बिंदु, ठीक है। और वापस यहां चला गया, तो अगर हम उसी दोलन को, जो कि हमने एक पेंडुलम के दोलन को देख रहे थे, अगर हम उसी पेंडुलम के दोलन को एक वृत्त के मोशन के रूप में अगर देखना चाहें तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। हमेशा इसको इसके अंदर परिवर्तित करके और इसको इसके अंदर परिवर्तित करके अपने मन में देखना आ जाना चाहिए। और अगर आप इस चीज को ध्यान से अगर आपने देखा है कि ऊर्जा कहां खत्म हो रही है और उसका आयाम कहां पर अधिकतम विस्थापन के रूप में पहुंच रहा है, अगर अधिकतम विस्थापन पर चल रहा है आपको, यह अधिकतम विस्थापन है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि अगर यहां से स्टार्ट होता, मान लीजिए इस जगह से मोशन स्टार्ट होता, फिर क्या करते? अगर अभी तो हमने कहा कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम, क्योंकि हम जब तक ऊर्जा नहीं दे सकते तब तक चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम उसको वहां ले जाके ऊर्जा दे रहे हैं जिससे कि वो आगे चलेगा। अगर हम केवल यहां से इसको छोड़ना चाहें, गति में बीच में ले आए इस गति को, यहां से अगर मोशन हम देखना चाहें, अगर हम इस पॉइंट से, इस बिंदु से, यानी जब ये चल रहा है, चल तो यहीं से रहा है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो यहां से देखना चाहते हैं इसका मोशन, जबकि इस जगह हो ये, यानी कि उसका विस्थापन 0 हो, तो कहां से चलेगा? वाई से। तो ये दोनों जो आपके डायग्राम है, इनका अगर संबंध आपको पता चल जाएगा तो ये पूरा पूरा चैप्टर हम लोग जो कल से इसको करना शुरू करेंगे तो बहुत सरल लगेगा। आप बताओ, किसी भी बच्चे को कोई प्रश्न हो, कोई भी मन में कुछ भी मत रखना। और मैं आपको ये दोबारा बता देता हूं अभी इस चैप्टर इसको आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले, कि एग्जाम में फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डिफरेंस करती है पोजीशन लाने में। क्योंकि फिजिक्स का हर जो प्रश्न होगा, जब भी प्रश्न करने शुरू करेंगे हम, तो प्रश्न होगा तो वो हर प्रश्न अलग तरह का होता है,
हर प्रश्न। और आप लोगों के अंदर जब मैं मानूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि जब यहाँ पे आप मुझसे कठिन से कठिन क्वेश्चन लाके पूछेंगे। मैंने मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन कराए, उसमें फिर 1-2 क्वेश्चन आपको अपने मन से पूछने चाहिए। इसका मतलब आप घर से पहले पढ़ के आना पड़ेगा आपको। केवल क्वेश्चन को मैं नहीं मानूंगा। अगर कोई कहेगा बच्चा कि ये नहीं, ये साहब ये क्वेश्चन बताइए, नहीं, उस क्वेश्चन को आपने करने की कहाँ तक कोशिश की है, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे उतना ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस क्लास का। और कोई भी टीचर हो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हो, उनसे आप प्रश्न पूछिए और उनसे कहिए इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करें, बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व करें। जब वो सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि तरीका कैसा होता है एग्ज़ाम का। और लास्ट बिंदु आज जो बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में आप सबकी सफलता का एक मंत्र सबसे बड़ा ये है कि जो भी प्रश्न आ रहा है उसको स्टार्ट कैसे कहना। क्योंकि आप AITEE अब तो वो तो है नहीं, अब तो एक ही चीज़ हो रही है कि एग्ज़ाम है। उसके बच्चे जो मेन एग्ज़ाम पूरा पास करेंगे और जो एडवांस के लिए नहीं हो पाएंगे वो AITEE के अंदर चले जाएंगे। आप चाहे AITEE में जाना चाहते हो और चाहे आप IIT में जाना चाहते हो, दोनों ही केसेस में आपको इस बात का बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी है। बहुत ज़रूरी है इस बात को। और फिजिक्स के अंदर अभी कल मैं उनका PMT का भी देख रहा था जो आया प्रश्न, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक एप्लीकेशन, कभी ये मान के चल लो कि जो NCERT की किताब है, कहते सब हैं कि NCERT के बाहर नहीं आएगा, सब NCERT में से आएगा, सारे जने यही कहते हैं, चाहे IIT वाले हों, चाहे AITEE वाले हों, चाहे PMT वाले हों। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांत तो IIT उसके ही होंगे जो CBSE के हैं सिलेबस के, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो उसके एप्लीकेशन के होंगे। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि एग्जाम में उसमें दे रखे हैं, जो उसकी एप्लीकेशन है। अगर दोलन है तो दोलन के कितने सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे, अभी जब हम करना शुरू करेंगे हम देखेंगे, तो दोलन में उससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा ये नहीं कि केवल NCERT में से ही किताब में से क्वेश्चन आने हैं, हमको NCERT के सिद्धांत आने चाहिए और कोई प्रश्न कैसे स्टार्ट करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, प्रश्न तो बहुत सारे होंगे, आप उसको अल्टीमेटली सॉल्व कर लेंगे, घर बैठ के करेंगे, ये नहीं तो ये लगाओ, ये नहीं तो ये लगाओ, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इसको ऐसा अगर क्वेश्चन आया है तो इसको हम इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। यानी कि हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन की ये एक सिद्धांत अपने मन में रख लो जो हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन की प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल ये लिख लो अपने शब्द, PROFILE, कि हर क्वेश्चन की प्रोफाइल क्या है, ये आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना शुरू करें। वो क्वेश्चन सबके सालों एक से होते हैं, हर जना उसके अंदर बहुत सारे नंबर ला सकता है, फिर सारे बराबर नंबर आने चाहिए, नहीं आते ना। कुछ लोगों के तो 100 में से 100 आते हैं, कुछ के 100 में से 5 आते हैं। हमें देखना है कि उस 5 वाले को हम कैसे ऊपर लेकर आए 70-80 तक, और जो 70-80 तक है उसको कैसे 100 तक लेके आए। और ये जब ही होगा जब क्या क्वेश्चन की प्रोफाइल पहचानो। केवल थ्योरी से नहीं काम चलेगा, थ्योरी तो आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं इसको एक बहुत ही सरल रूप में समझाऊंगा आप लोगों को, तो आपको लगेगा थ्योरी तो बहुत सरल है, लेकिन इस थ्योरी का एप्लीकेशन करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, या थ्योरी में भी कोई क्वेश्चन अगर आया है तो आपने पढ़ा तो है एग्जाम में, लेकिन एक्चुअल में उससे उस थ्योरी का क्या संबंध है, ये हमारे मन में आना चाहिए। ठीक है।